माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। करीब लगभग 7 साल पूरे हुए, कोई एक ऐसा कल कारखाना बैठा हो, कोई फैक्ट्री बैठा हो जिससे कि 1000-2000 परिवारों का भरण पोषण होता। वर्तमान समय में छुट्टा आवारा पशुओं से इतना त्रस्त है लोग कि खेती करना लगभग बंद हो गया है। यदि मौका मिलता है तो इस आवारा पशुओं, छोटे पशुओं से लोगों को निजात दिलाने का काम करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं और अपने शहर के कुछ खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है, रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं, सभी ने अपनी कमर कस ली है, तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं रोहनिया विधानसभा से कांग्रेस के सबसे ज़्यादा उम्मीद की अगर बातें की जाए तो संभावित प्रत्याशी के तौर पर राजेश्वर पटेल जी से, और मुलाकात कराते हैं, जानते हैं क्या हाल है, किस तरीके से वोटों का आशीर्वाद जनता का अपने पक्ष में लेंगे। स्वागत है सर आपका आईपा में। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। अगर बात की जाए तो 2022 का आगाज हो चुका है, प्रियंका जी के हाथ में नेतृत्व है, कितनी सफलता की कुंजी हाथ में आएगी? जब से बहन उत्तर प्रदेश के बागडोर बहन प्रियंका गांधी जी ने संभाला है, तब से कांग्रेस में एक नई जान आई है और जो कार्यकर्ता दब पे घर बैठे थे, सारे कार्यकर्ता इस समय चुनावी मैदान में आ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए, राहुल गांधी जी के हाथ में नेतृत्व थी। 2017 की बातें की जाए, अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ मंच पे थे, समीकरण फ्लॉप हो जाता है। 2019 में बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन फ्लॉप हो जाता है। तो अब 2022 का जो अगर देखा जाए समीकरण जो है, प्रियंका जी की जो नेतृत्व जो है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारे जो हैं यहाँ पे लेकर उतरी हुई हैं, उसके साथ साथ काफ़ी प्रयास कर रही हैं, हर जगह पहुँच रही हैं, उम्बा से लेके और तमाम जहाँ पे कांड हो रहे हैं उस जगह पहुँच रही हैं। तो कितना असर है इसका? इसका बहुत ज़बरदस्त असर हुआ, क्योंकि जब से कांग्रेस में उत्तर प्रदेश की बागडोर बहन प्रियंका गांधी जी ने संभाला है, तब से जो भी जनता के ऊपर किसी प्रकार की समस्या आई हो, चाहे हाथरस का हो, चाहे उम्भा कांड हो, चाहे बिलेरियागंज का हो, जो भी समस्या आई है, केवल कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी रही है जो बहन प्रियंका गांधी जी उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे मिलकर के हमेशा संघर्ष रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व की अगर बातें की जाए, कांग्रेस के कई एक दिग्गज नेता, अगर यहाँ पे बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत, यहाँ पे ललितेश जी चले जाते हैं कांग्रेस छोड़ के, तो ये जाने और आने का जो सिलसिला जो था, मान लीजिए यहाँ तो समझ में आता है कि लोग अपने स्वार्थ के वजह से या कुछ सिद्धांत की वजह से चले जाते हैं, तो इसका क्या लाभ होगा और क्या हानि नज़र आती है ब्राह्मण मतदाताओं की अगर बातें की जाए? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी मूलतः इसके बेस वोटर मात्र ब्राह्मण होते थे, दलित होते थे और माइनॉरिटी के लोग होते थे, और कुछ लोग अपने थोड़ा सा क्षणिक स्वार्थ में भले ही दल बदल दे, और इसके ऊपर ज़्यादा हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। रोहनिया विधानसभा जहाँ से आप लड़ेंगे, यहाँ पे अगर बातें की जाए तो महेंद्र सिंह पटेल भी पूर्व विधायक रहे हैं, दो सगे भाई यहाँ पे बनारस से एक साथ विधायक थे, समाजवादी पार्टी में एक मंत्री थे सुरेंद्र सिंह पटेल, तो दो सगे भाइयों के पास यहाँ पे सीटें थीं। तो कैसा मुकाबला रहेगा वहाँ पे, चूँकि पटेल बाहुल क्षेत्र भी है, अपना दल भी यहाँ पे पूरा प्रयास कर रही है, एनडीए से गठबंधन के चक्कर में है कि मतलब के साथ हमें सीटें मिल जाएँ, तो क्या मुकाबला नज़र रहेगा, कैसे पटेल जो चूँकि एक निर्णायक फैसला देते हैं? देखिए, चुनाव में कांग्रेस अब सामने कोई भी आवे, मगर यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी हुई है बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, जो संगठन कमज़ोर था उसको भरपूर तैयारी करके अपने चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है हमारी। बनारस की बातें की जाए तो बनारस की जो साड़ी जो है वो बड़ी मशहूर है। ये अगर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि सवाल ले रहा हूँ कि बुनकर जो है, बुनकर काफ़ी प्रयास करता था और उसके बाद इंटरनेशनल स्तर पे बनारसी साड़ी अपनी पहचान बना चुकी है। तो उसके लिए समाजवादी पार्टी कहती है, उनके नेता कहते हैं कि फ्लैट रेट में बिजली जो विद्युत उनको मिलती थी। कांग्रेस के एक अलग दावे हैं, तो कैसे बुनकर समाज के जो हैं वो कैसे वोट लेंगे, चूँकि अल्पसंख्यक की भी यहाँ पे एक आबादी ठीक ठाक है। अल्पसंख्यक जो बुनकर समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वे उनका मूल पार्टी, मेन पार्टी रही है तो कांग्रेस पार्टी रही है, और खाली फ्लैट रेट पर बिजली देने या उनका कोई कारोबार करने के कुछ चंद लालच देने से उनका नहीं होगा। जब अभी माइनॉरिटी पर समस्याएं आई तो कोई नहीं दिखाया, सिर्फ दिखाया तो ओनली कांग्रेस पार्टी दिखाई, चाहे एनआरसी का रहा हो, चाहे किसी प्रकार की जो समस्या आई। और जब इनको राजनीतिक दलों की जिनके साथ ये गए और वे जब इनको ज़रूरत पड़ी एकदम साइलेंट होकर पार्टी बैठ गई, और अब उनके दिमाग में आ गया कि हम अपने घर लौट चले, और लौट करके वो कांग्रेस उनका मूल घर रहा है, अपने मूल घर में वो वापस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कांग्रेस को हुआ है तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी से हुई है।
तो कैसे मोह भंग होगा? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुछ जातिवादी पार्टियां कुछ हावी हो गई और छड़ी लालच दे करके उन्होंने मूल बेस को उन्होंने ख़त्म किया। मगर इस चुनाव में ये न तो जात पात चलेगी न कुछ चलेगा। लोग अपने सिद्धांत और के सिद्धांतों पर आकर के कांग्रेस पार्टी को मतदान करेंगे। देखिए, रोहनिया विधानसभा जो है ये आउटर का क्षेत्र है, किसान बहुल है यहाँ पे, किसानों खेती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो बिजली की अगर बातें की जाए, सप्लाई की बातें की जाए, अब आम आदमी पार्टी भी आ रही है यहाँ पे, तमाम मुद्दे लेके यूनिट फ्री की बातें की। समाजवादी पार्टी भी उसी के इर्द गिर्द मुद्दे पे आ गई, बीजेपी भी दावा कर रही है। तो क्या नज़र आता है, किसान किस तरीके से आपकी तरफ आकर्षित होंगे? और पूर्व की सरकारों की बातें की जाए तो लगभग 32 वर्षों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर है, तो कैसे अपने तरफ किसानों को लाना चाहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। कांग्रेस एक जो वादा करेगी, जैसे हमारे बहन प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा और चुनावी घोषणा में अंतर होता है। प्रतिज्ञा तो पूरा किया जा सकता है, घोषणाओं पर एक जुमला किया जा सकता है कि ये जुमला है, मगर दीदी ने प्रतिज्ञा ली है। और यह केवल एक स्टेट की बात नहीं है, अन्य स्टेटों में इसका असर पड़ेगा। इन्होंने दीदी ने जो प्रतिज्ञा की है, यदि प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया सरकार बनती है तो अन्य स्टेट में इसका असर पड़ जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ में जो चुनाव के समय घोषणा माननीय राहुल गांधी जी किए थे, 2 दिन के अंदर में सारे वादे को उन्होंने पूरा किया। तो इसलिए ये जो चुनावी घोषणा पत्र में दे रहे हैं, चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, हमारी दीदी की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा और घोषणा पत्र में अंतर है। नारे बहुत लगते हैं यहाँ पे। नारों के साथ अगर बातें की जाए, पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, फील गुड जैसे नारे आए, फ्लॉप साबित होते हैं। उसके बाद काम बोलता है, फ्लॉप होता है। इसके बाद अब जैसे सबका साथ सबका विकास चल रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तमाम जैसे नारे चले। तो इन नारों के कितने अगर असर देखें तो कितना धरातल पे नज़र आते हैं? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में फील गुड हुआ, इस सरकार में अच्छे दिन हुए। फील गुड किए 10 साल गए और अच्छे दिन किए अब देख कितने दिन जाते हैं, ये तो समय बताएगा, क्षेत्र की जनता बताएगी। और रही बात कि दीदी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर दल वाले बात करते हैं कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हम सुरक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, तमाम बातें करते हैं। जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो किसी दल ने जुबान नहीं खोला। यदि खोला है तो ओनली कांग्रेस पार्टी। और दीदी संघर्ष करते हुए जाकर उनके दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, उनके लिए संघर्ष करती रही है। भाईजान, अब्बा जान, लैला, तमाम जैसे मुद्दे इसमें आ रहे हैं, ओवैसी चूंकि आ रहे हैं यहाँ पे। अल्पसंख्यक वोटों पे उन्होंने दावा किया है कि अल्पसंख्यक जो है हमारे साथ है, और अल्पसंख्यक की जो स्थिति रही है समाजवादी में और इसके साथ साथ अन्य दलों पे भी उनका इशारा रहा कि बैंड बाजे वाली स्थिति में रहे हैं। तो क्या वो बैंड बाजे वाली स्थिति में है या उनका कुछ वास्तव में उत्थान हुआ है? उत्तर प्रदेश में जात पात की यानी लगभग समाप्ति की ओर है। इस चुनाव यही चुनाव डिसाइड कर देगा कि जो जात पात के नाम पर अपना जो दुकान चलाते थे उनकी दुकानें बंद होगी। नेशनल पार्टियों पर लोग फोकस करेंगे और इसलिए माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। यहाँ पे चूंकि एक सवाल आपसे लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे इस चुनाव में, जो चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं आप अपने निकटतम कैंडिडेट से लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी के कैंडिडेट से लड़ेंगे, या फिर सबसे बड़ी जो सवाल है कि आप प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और स्वयं वो कमान संभालते हैं। तो कैंडिडेट से आप लड़ेंगे या प्रधानमंत्री से लड़ेंगे? न तो मैं प्रधानमंत्री से लड़ूंगा, न तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा अपने सिद्धांतों पर अमल होते हुए। और जनता, प्रधानमंत्री और कैंडिडेट की बात मैं नहीं करता। मैं सीधे कहता हूँ कि ये चुनाव जो होगा, हमारा जो कांग्रेस का ये पुराना जो कल्चर रहा है, उस कल्चर और सिद्धांत जो हमारे हैं, हमारे दीदी का जो घोषणा पत्र है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। बनारस के विकास की बातें की जाए, क्योंकि हिंदुत्व का एक एजेंडा इनका रहा है बीजेपी का, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उस आधार पर वोट लेंगे। राम मंदिर बन रहे हैं, इसके साथ साथ रिंग रोड की बातें की जाए, जो भूतल परिवहन मंत्री थे राजनाथ जी, उस समय इन्होंने पास किया था रिंग रोड के लिए। कांग्रेस सरकार केंद्र में आ जाती है, रिपीट करते हैं, 2009 में भी आते हैं वापस, तो काम पूरे नहीं हो पाए, ये बीजेपी का कहना है। तो अगर बातें की जाए तो विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। टीएफसी सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं, तमाम काम किए गए हैं, तो कैसे अपने आप को वहाँ पे वोट के आशीर्वाद को आप प्राप्त करेंगे? देखिए, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, क्योंकि भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है वह धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्मों का आदर करती है। मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, हम भी समर्थन करते हैं, भगवान का मंदिर बनना चाहिए। मगर रोड बन जाने से और मंदिर बन जाने से
जिले की जनता संतुष्ट खुश नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, करीब लगभग 7 साल पूरे हुए, कोई एक ऐसा कल कारखाना बैठा हो, कोई फैक्ट्री बैठा हो जिससे कि 1000-2000 परिवारों का भरण पोषण होता, और खाली रोड बना करके कहे विकास हो गया, या मंदिर तोड़ करके और उसका थोड़ा नवीनीकरण करके उसको व्यवसायिक केंद्र बना कर कहे कि मैंने बहुत विकास किया, तो मैं तो इस पक्ष में नहीं जाता हूँ। और रही बात कि हमारे जनपद में यदि कोई कल कारखाना बैठा दिए होते या कोई ऐसा व्यवसाय कुटीर उद्योग की व्यवस्था कर दी होते जिससे कि जनता संतुष्ट होती। कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये कहना है, जब बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये कहना है कि जब लोग अंतिम समय में जब बीमार पड़ते हैं या कोई उनको दिक्कतें आती हैं, जब एम्स में जाते हैं तो चाचा नेहरू की आत्मा आती है तो उनसे पूछती है कि एम्स में कि देखिए मैंने काम किए हैं। कितने संतुष्ट हैं आप कांग्रेस के पूर्व कामों को अगर देखा जाए तो? यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बेच क्या रहे हैं? कोई अपना एक चीज़ बता दीजिए जो बनाए हो उसको बेचे हो। अब तो कांग्रेस वाले इतना हो गया कि अपना को कुछ बताना भी पसंद नहीं करेंगे, बता देंगे उसको भी वो बेच डालेंगे। इसलिए और एक बता दें, जैसे आपका मकान जो बना होगा उसको बनाने के लिए आप कैसे बनाए होंगे ये आप जानते होंगे, है ना। और दूसरा कोई आएगा उसको बेचना हो, तोड़ना हो, उससे कोई असर पड़ता। यदि आप जैसे हैं, आपको आपके मम्मी पापा यदि आपको खिला पिला के तरह बड़े किए होंगे तो कभी हिसाब नहीं लिखे होंगे कि मैंने अपने बेटे को इतना बड़ा पढ़ाने में लिखा, इतना बड़ा करने में कितना पैसा खर्च हुआ, या नहीं बताएंगे। मगर यदि किसी किराए के मकान में रहेंगे, दूसरे के मकान में जाएंगे तो वो बताएंगे कि आपने कितना जो है मैंने इतना सामान लगा कर इसको बनाया है। तो कांग्रेस ये देश को आज़ादी से लेकर के अब तक जो भी किया कांग्रेस ने किया है, और इसलिए उन्होंने दर्शाया नहीं, इन्होंने किया कम, बताया ज़्यादा। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, अपने क्षेत्र में जो जा रहे हैं क्या कमियां नज़र आती हैं मौजूदा विधायकों की स्थिति अगर बातें की जाए, सिटिंग जो बीजेपी से विधायक हैं, क्या क्षेत्र में कमियां नज़र आती हैं? और पूर्व की जो सरकारें जो थी वो भी जो काम जो जुड़ा है, खासकर मैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी की भी बातें करूँगा, तो इनमें कितना आप अपने आप को अंतर देखते हैं कि किस तरीके से जनता जनार्दन के बीच में जाके वोट मांगे, क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, वर्तमान समय हमारा जो रोहनिया विधानसभा है, करीब इसमें 75% कृषि बहुल क्षेत्र है, और वर्तमान समय में छुट्टा आवारा पशुओं से इतना त्रस्त है लोग कि खेती करना लगभग बंद हो गया है। और इस सर्दी के मौसम में लोग अपने घरों में रह करके जा करके खेत में रात भर यानी जानवरों से अपने खेत की रक्षा करते हैं। अभी आप आए हैं क्योंकि एक काशीपुर क्षेत्र है, काशी क्षेत्र में काशीपुर गांव में आप बैठे हुए हैं, जाकर जरा सिवान में देखिए कि जो भी कोई फसल बोए हो उसके तरफ चारों तरफ जाली लगा करके और एक मचान बनाकर वहाँ पर सोने की व्यवस्था की है। तो सबसे पहले यदि मौका मिलता है तो आवारा पशुओं, छोटे पशुओं से लोगों को निजात दिलाने का काम करेंगे। आईपा के तहत हम जन जन तक पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं। मुहिम है हमारी कि जन जन तक पहुंचे, आवाज़ उठाएं, हर एक पार्टियों की निष्पक्ष पत्रकारिता की बातें करते हम लोग। तो क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? आपने जो आकर के यानी कि क्षेत्र में आकर के लोगों से जो वहाँ की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, मैं आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आकर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप थे हमारे साथ राजेश्वर पटेल जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे जवाब दिया और उन्होंने निश्चित किया है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।